नमस्कार। आज हम डीसी मोटर्स के फंडामेंटल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को गहराई से समझेंगे। यह चर्चा खास तौर पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो हम शुरुआत करेंगे मोटर के काम करने के पीछे की फिजिक्स से, फिर उसकी बनावट, उसके अलग अलग प्रकार, स्पीड कंट्रोल के तरीके और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे बैक ईएमएफ के बहुत ज़रूरी रोल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी डीसी मोटर के घूमने के पीछे ना फिजिक्स का एक बड़ा ही फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है, और वही इसके टॉर्क प्रोडक्शन का बेस है। यही है वो फोर्स, लोरेंट्ज़ फोर्स, जो असल में डीसी मोटर में टॉर्क यानी घूमने वाला फोर्स पैदा करता है। वेक्टर फॉर्म में ये होता है F=I L×B। इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जैसे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। तो जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग से करंट बहता है, यही फोर्स उसे घुमाना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होता है, एक हाई आर्मेचर करंट IA सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों से होकर बहता है। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग टॉर्क बनाती हैं। और जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है, वो एक उल्टा वोल्टेज यानी बैक ईएमएफ पैदा करती है, जो एक तरह से इसके अपने सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये जो रिलेशन है T≅IA², यही सीरीज मोटर की सबसे खास बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट डबल हो जाए तो टॉर्क 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से सीरीज मोटर्स क्रेन्स और ट्रैक्शन सिस्टम जैसे भारी लोड को उठाने के लिए बेस्ट होती हैं। वहीं दूसरी ओर स्पीड जो है वो आर्मेचर करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स तो समझ लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कैसे काम करते हैं। मोटर का दिल होता है उसका आर्मेचर। ये घूमने वाला हिस्सा है जिसमें कॉपर की वाइंडिंग्स लिपटी होती हैं। जब इन वाइंडिंग्स से करंट बहता है तो लॉरेंट्ज़ फोर्स इसे घुमाता है, जिससे मोटर का शाफ्ट घूमता है। लेकिन एक सवाल है, आर्मेचर लगातार एक ही डायरेक्शन में कैसे घूमता रहता है? इसका जवाब दो बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद ज़रूरी कंपोनेंट्स में छिपा है, कम्यूटेटर और ब्रशेस। कम्यूटेटर को आप एक मैकेनिकल रेक्टिफायर समझ सकते हैं। जैसे ही आर्मेचर घूमता है, ये ठीक उस पल वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन को पलट देता है जब टॉर्क की डायरेक्शन बदलने वाली होती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगता रहे। अगर आप कम्यूटेटर को ध्यान से देखें तो ये कॉपर के कई सेगमेंट्स से बना होता है, और हर सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। हर सेगमेंट आर्मेचर वाइंडिंग के एक सिरे से जुड़ा होता है, जिससे करंट की स्विचिंग एकदम सटीक होती है। और ब्रशेस, ये वो स्टेशनरी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो पावर सप्लाई से करंट को घूमते हुए कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं। ये ज़्यादातर कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर तो हैं ही, साथ ही इनमें फ्रिक्शन भी कम होता है और ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। अच्छा, अब जब हम बेसिक बनावट समझ गए हैं, तो चलिए डीसी मोटर्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनकी वाइंडिंग्स कैसे कनेक्टेड हैं। सवाल ये उठता है कि हम एक मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए और दूसरी को कांस्टेंट स्पीड के लिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसका जवाब इस बात में है कि फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सीरीज मोटर, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्पीड रेगुलेशन खराब। वहीं शंट मोटर, जिसमें फील्ड पैरेलल में होता है, वो बेहतरीन स्पीड रेगुलेशन देती है। और कंपाउंड मोटर, ये समझ लीजिए कि दोनों की खूबियों को मिलाकर एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देती है। देखिए, एक मोटर को चुनना एक बात है, लेकिन इंजीनियरिंग में हमें अक्सर उसकी स्पीड को एक्टिवली कंट्रोल करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। डीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के दो मेन तरीके हैं। हम या तो फील्ड वाइंडिंग में करंट को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत P को बदल सकते हैं, या फिर हम सीधे आर्मेचर को दिए जाने वाले वोल्टेज को बदल सकते हैं। फील्ड कंट्रोल का एक क्लासिक उदाहरण है फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसमें हम सीरीज फील्ड के पैरेलल में एक रियोस्टैट लगा देते हैं। इससे कुछ करंट फील्ड से हटकर डाइवर्ट हो जाता है। इससे फील्ड फ्लक्स फाई कमजोर हो जाता है, और क्योंकि स्पीड फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल N=1/φ होती है, तो मोटर तेज हो जाती है। तो ये सारी थ्योरी असल दुनिया में कहाँ काम आती है?
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन मोटर्स का इस्तेमाल क्यों और कहाँ होता है। देखिए, सीरीज मोटर्स की T प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर वाली खूबी उन्हें ट्रैक्शन और भारी सामान उठाने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। शंट मोटर्स की कांस्टेंट स्पीड वाली खासियत मशीन टूल्स और कन्वेयर बेल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कंपाउंड मोटर्स का इस्तेमाल प्रेस और पंप्स में होता है, जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छी स्पीड रेगुलेशन दोनों की ज़रूरत होती है। और आखिर में चलिए उस कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था, बैक EMF। मोटर की परफॉर्मेंस और सेल्फ रेगुलेशन के लिए ये बेहद ज़रूरी है। असल में बैक EMF फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ का सीधा नतीजा है। जब आर्मेचर के कंडक्टर्स घूमते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को काटते हैं तो उनमें एक वोल्टेज पैदा होता है जो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। यही मोटर का अपना बिल्ट इन सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। ये इक्वेशन कुछ और नहीं, बस मोटर के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ही है। जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं यानी V, उसे दो चीजों को ओवरकम करना पड़ता है। एक तो बैक EMF EB और दूसरा आर्मेचर सर्किट में होने वाला ओमिक ड्रॉप IA/RA। यही समीकरण मोटर की पूरी परफॉर्मेंस को गवर्न करता है। तो अब देखते हैं कि बैक EMF शंट मोटर की स्पीड को कैसे रेगुलेट करता है। मान लीजिए लोड बढ़ा तो मोटर थोड़ी धीमी हो जाएगी। स्पीड N कम हुई तो बैक EMF EB भी कम हो जाएगा, क्योंकि EB प्रोपोर्शनल टू N∅। अब उस वोल्टेज इक्वेशन को याद करें, IA = V - EB/RA। अगर EB कम हो रहा है तो जाहिर है आर्मेचर करंट IA बढ़ जाएगा, और ज्यादा करंट मतलब ज्यादा टॉर्क, क्योंकि T प्रोपोर्शनल टू IA। ये बढ़ा हुआ टॉर्क बढ़े हुए लोड को काउंटर करता है और स्पीड को एक नए थोड़े कम लेवल पर स्टेबल कर देता है। ये एक बहुत ही शानदार बिल्ट इन फीडबैक लूप है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और AC ड्राइव्स के आने से DC मोटर्स का भविष्य क्या है? उनकी जो यूनिक हाई टॉर्क और सटीक कंट्रोल की क्षमता है, वो शायद उन्हें उन खास जगहों पर हमेशा ज़रूरी बनाए रखेगी जहां AC मोटर्स आज भी स्ट्रगल करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, इंजीनियरिंग कम्युनिटी को, सोचना चाहिए।